दशकों से फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स हवा से दागी मिसाइलें ले जाने और लॉन्च करने के दो ही तरीके अपना रहे हैं। या तो मिसाइलें बम वर्षक के बम बे के अंदर रखी जाती थी या फिर उन्हें बाहरी तौर पर पंखों के नीचे पायलन पर लक्स के साथ लगाया जाता था। ये दोनों तरीके बहुत प्रभावी रहे हैं और आज भी हैं। इनकी सीमा केवल इतनी है कि कोई विशेष विमान एक बार में कितनी मिसाइलें ले जा सकता है और किसी भी ऑपरेशन में कितने विमान तैनात किए गए हैं। अब अमेरिका ने उस समीकरण को पूरी तरह उलट दिया है। पेंटागन ने एक नया सिस्टम बनाया है जो क्रूज मिसाइलें ले जाने वाले विमानों की संख्या और उनकी मिसाइल क्षमता बढ़ाने का वादा करता है। रैपिड ड्रैगन सिस्टम ये एक गेम चेंजर जैसा लगता है, खासकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, जहां अमेरिका लगातार चीनी वायु रक्षा को मात देने और निष्क्रिय करने के नए तरीके खोज रहा है। और भी बेहतर बात यह है कि रैपिड ड्रैगन के लिए कोई महंगा नया उपकरण बनाने की जरूरत नहीं है या मौजूदा तकनीक में कोई बड़ा बदलाव करने की भी जरूरत नहीं है। ये विचार इतना समझदारी भरा है कि लगता है पहले किसी ने क्यों नहीं सोचा। इसी वजह से रैपिड ड्रैगन खास है और सुदूर पूर्व में शक्ति संतुलन अमेरिका के पक्ष में कर सकता है। 2023 में यूएस एयरफोर्स की रिसर्च लेबोरेटरी ने रैपिड ड्रैगन को एक पैलेटाइज्ड म्यूनिशन एक्सपेरिमेंटेशन कैंपेन के रूप में परिभाषित किया, जिसमें मौजूदा एयरलिफ्ट प्लेटफॉर्म्स जैसे कि C-130 और C-17 से बिना किसी विमान संशोधन के लंबी दूरी की पैलेटाइज्ड म्यूनिशन को एयर ड्रॉप करने की व्यवहार्यता और संचालनिक लाभों का पता लगाया गया। साधारण भाषा में रैपिड ड्रैगन मालवाहक विमानों को ऐसा बनाता है कि वे क्रूज मिसाइलें और संभवतः अन्य दूर से मार करने वाले या आत्मरक्षा हथियार विमान के पिछले कार्गो रैंप से पैलेट्स के जरिए गिरा सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये एक मालवाहक विमान को ऐसे बॉम्बर में बदल देता है जिसकी हथियार ले जाने की क्षमता सैद्धांतिक रूप से केवल इस बात से सीमित होती है कि कार्गो बे में कितने पैलेट्स आ सकते हैं। मालवाहक विमानों से दुश्मनों पर बम गिराना द्वितीय विश्व युद्ध से हो रहा है। 1940 में वारसो पर बमबारी के समय जर्मनों ने Ju-52 ट्रांसपोर्ट विमानों को सहायक बॉम्बर की तरह इस्तेमाल किया। अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में C-130 विमानों से ब्लू 82 डेजी कटर गिराना शुरू किया और 1991 के इराक युद्ध में भी इसका इस्तेमाल किया और अफगानिस्तान में बड़े GBU-43B मोआब बमों के साथ। लेकिन वे बम हैं, मिसाइल नहीं। इन बमों को गिराने के लिए विमानों को अपने लक्ष्य के काफी करीब जाना पड़ता है, जबकि स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइलों को दागने के लिए इतनी नजदीक जाने की जरूरत नहीं होती। जोखिम तब सहनीय होते हैं जब दुश्मन जैसे अफगानिस्तान में तालिबान के पास बहुत कम हवाई सुरक्षा होती है, लेकिन जब चीन के अंदर और आसपास जैसी उन्नत बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणालियों का सामना करना पड़ता है, तो पिछली पीढ़ियों के कारपेट बमबारी हमले अक्सर उन विमानों के लिए अस्वीकार्य जोखिम लेकर आते हैं जो उन्हें गिराते हैं। इसलिए स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल बढ़ा है, जिन्हें हवाई सुरक्षा से दूर से लॉन्च किया जाता है और इसके लिए उन्नत फाइटर जेट्स व बॉम्बर्स काम में आते हैं। लेकिन सीमित लॉन्च क्षमता की समस्या बनी रहती है। मिसाइलों को ट्रांसपोर्ट प्लेन के हैच से वैसे नहीं गिराया जा सकता जैसे ग्लाइड बम्स को। अमेरिका वियतनाम युद्ध से ही कार्गो प्लेनों से मिसाइल लॉन्च करने के तरीके आजमा रहा है। 1974 में अमेरिका ने वास्तव में कहीं से भी एक ICBM लॉन्च करने की संभावना का प्रदर्शन किया था, जब उसने C-5A गैलेक्सी से 57 फुट लंबी 88,000 पाउंड वजनी LGM-30 मिनुटमैन को एयर ड्रॉप करके टेस्ट फायर किया। अगले दशक में कम लागत वाले B-1 बॉम्बर विकल्प के रूप में क्रूज मिसाइल वाहक विमान CMCA डिजाइन किया गया। इसका विचार था कि बोइंग 747 200 कार्गो एयरफ्रेम्स को विशेष उद्देश्य वाले क्रूज मिसाइल लॉन्चर के रूप में फिर से तैयार किया जाए, जिनमें 50 से 100 AGM-86 ALCM मिसाइलें ले जाने की क्षमता हो। मिसाइलें टेल फ्यूजलाज के साइड रोटरी लॉन्चर से जल्दी छोड़ी जाती और ऑनबोर्ड नियंत्रण प्रणाली द्वारा बदलते लक्ष्यों पर निर्देशित होती हैं। CMCA को पूरी तरह विकसित नहीं किया गया, लेकिन रैपिड ड्रैगन इसी विचार पर आधारित है, जो कम लागत में मौजूदा विमानों को स्टैंड ऑफ आर्सेनल शिप्स बनाता है। 2003 में एयरफोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ग्रेजुएट छात्रों ने
पहली बार इस विचार की पड़ताल की जब उन्होंने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के पिछले हिस्से से पैराशूट लगे पेलेट ट्रे से मिसाइलें तैनात की थी। इस विचार को 2010 के दशक में और विकसित किया गया, जिसका परिणाम रैपिड ड्रैगन के रूप में सामने आया। ये कार्यक्रम 2019 में शुरू हुआ और 2020-2021 में अमेरिकी वायुसेना व उद्योग साझेदारों की टीम ने इसे और विकसित किया। 2021 में न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज में किए गए प्रारंभिक परीक्षणों ने C-17A और EC-130SJ दोनों विमानों से प्रतिनिधि मिसाइलों की रिलीज को प्रमाणित किया। 2021 के अंत तक यह अवधारणा लाइव फायर परीक्षण के लिए तैयार थी। 16 दिसंबर 2021 को मेक्सिको की खाड़ी के ऊपर अपने पहले और अंतिम लाइव फायर परीक्षण में एक सशस्त्र रैपिड ड्रैगन ने उड़ान के दौरान MC-130J कार्गो विमान पर एक दूरस्थ कमांड और कंट्रोल नोड से लक्ष्य डेटा प्राप्त किया। इसके बाद इसने उस डेटा का उपयोग अपने सशस्त्र AGM-158B जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल यानी JASSM मिसाइल से लक्ष्य साधने के लिए किया, जिसे हवा से गिराया गया और इसने सफलतापूर्वक अपने पेलोड तैनात किए, जिसमें एक लाइव मिसाइल ने अपने नौसैनिक लक्ष्य को नष्ट कर दिया। लगभग एक साल बाद नवंबर 2022 में पहला यूरोपीय थिएटर लाइव फायर हुआ। नॉर्वे के उंडोया स्पेस टेस्ट रेंज में एट्रियस 2022 सैन्य अभ्यास के तहत MC-130J से रैपिड ड्रैगन पैलेट में जासम एयरड्रॉप का प्रदर्शन किया गया और अब 2026 में प्रयोग का चरण समाप्त हो चुका है और रैपिड ड्रैगन कार्रवाई के लिए तैयार है। अप्रैल 2026 में एयरफोर्स लाइफ साइकिल मैनेजमेंट सेंटर या AFLCMC ने ड्रैगन कार्ट की स्थापना की घोषणा की, जो परिवहन विमान को पैलेटाइज्ड गोला बारूद से लैस करने वाला आधिकारिक प्रोग्राम ऑफ रिकॉर्ड है। इसका मतलब है कि रैपिड ड्रैगन अब कोई प्रयोग नहीं है, ये अमेरिकी सेना का एक आधिकारिक परिचालन कार्यक्रम है। ये नामकरण एक महत्वपूर्ण कदम है और ये दर्शाता है कि अमेरिकी सेना रैपिड ड्रैगन कार्ट परियोजना को लेकर कितनी गंभीर है। इस परियोजना की प्रोग्राम ऑफ रिकॉर्ड स्थिति दीर्घकालिक बजट और सेना की भविष्य की योजना में आधिकारिक एकीकरण सुनिश्चित करती है। मई 2026 में यह कार्यक्रम प्रयोग और संचालन तैनाती के बीच संक्रमण चरण में प्रवेश कर गया, जिसमें 2027 में मिडिल टियर अधिग्रहण रैपिड फील्डिंग पाथवे के माध्यम से तैनाती की उम्मीद है। ये कैसे काम करता है वो तकनीकी रूप से उन्नत होने के साथ साथ आश्चर्यजनक रूप से सरल भी है। रैपिड ड्रैगन एक डिब्बे में बंद स्मार्ट और डिस्पोजेबल बॉम्बे जैसा है, जिसमें ऐसा इंटरफेस होता है जो दूरस्थ फायर कंट्रोल सेंटर से लक्ष्यीकरण की जानकारी हथियारों तक पहुंचाने देता है। मिसाइलें पैलेटाइज्ड लॉन्च मॉड्यूल्स में लोड कर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में रखी जाती हैं। लोडिंग स्टैंडर्ड कार्गो हैंडलिंग सिस्टम से होती है, जो एयर मोबिलिटी कमांड के पूरे बेड़े में पहले से व्यापक रूप से इस्तेमाल होते हैं। रैम से छोड़ने के बाद पैलेट पैराशूट के नीचे स्थिर होता है और हवा में क्रम से क्रूज मिसाइलें छोड़ता है। ये सुनने में अपेक्षाकृत सरल, कम तकनीक वाला समाधान लगता है ना? एक तरह से ये है भी। यह सिस्टम बिना किसी बदलाव के मानक अमेरिकी सैन्य कार्गो विमान का इस्तेमाल करता है और मिसाइल तैनाती के लिए उन सामान्य एयरड्रॉप्स के अलावा किसी अतिरिक्त क्रू कौशल की जरूरत नहीं होती जो सामान या वाहनों को गिराने के लिए चाहिए होते हैं। लेकिन इसे संभव बनाने वाली तकनीकी और प्रक्रियात्मक सूझबूझ को कम नहीं आंकना चाहिए। अन्य पुराने रक्षा कार्यक्रमों के विपरीत ड्रैगन कार्ट को इस तरह बनाया गया है कि सरकार के डेटा अधिकार अधिकतम हो और तकनीकी बेसलाइन पर सरकारी नियंत्रण बना रहे। केंट म्यूलर, ड्रैगन कार्ट के सिस्टम इंजीनियरिंग प्रोग्राम मैनेजर और आर्किटेक्ट के अनुसार ड्रैगन कार्ट सचमुच बॉर्न डिजिटल सपने का साकार रूप है। ये सिस्टम मॉडल बेस्ड सिस्टम्स इंजीनियरिंग मॉडलों के भीतर ही बना है। मॉडल बेस्ड सिस्टम्स इंजीनियरिंग MBSE एक कार्यप्रणाली है जो जटिल सिस्टम्स के परिभाषण, डिजाइन और सत्यापन के लिए दस्तावेजों की जगह औपचारिक मॉडलों का उपयोग करती है। ये उस बुनियादी बदलाव को दर्शाता है कि इंजीनियरिंग संगठन सिस्टम की आवश्यकताओं, आर्किटेक्चर व व्यवहार को कैसे दर्ज व साझा करते हैं। दस्तावेजों पर निर्भर रहने की बजाय MBSE एकीकृत मशीन पठनीय मॉडलों का उपयोग करता है जो एकमात्र सत्य का स्रोत होते हैं। तो यह ड्रैगन कार्ट पर कैसे लागू होता है? म्यूलर ने बताया
कि क्योंकि इंजीनियरिंग हमारे नियंत्रण में है, अगर नए पेलोड के लिए लॉन्च मॉड्यूल लंबा करना हो तो हम उसका मॉडल बनाते, लोड पाथ एनालिसिस करते और प्रोडक्शन वेंडर्स को भेज देते हैं। तो सिद्ध मौजूदा तकनीकों को नए तरीकों से जोड़कर और डिजिटल आर्किटेक्चर पर सख्त नियंत्रण रखकर प्रोग्राम ऑफिस ने पारंपरिक बाधाएं खत्म कर तेज विस्तार और भविष्य में अपग्रेड संभव किए हैं। खास बात यह है कि मॉड्यूलर रैपिड आइटरेशन सिस्टम पहले ही व्यवहार में साबित हो चुका है। परीक्षणों में तैनाती बॉक्स का आकार कॉन्फ़िगर किया जा सकता था, जो 4 से लेकर 45 AGM 158B जासम ER या एक्सटेंडेड रेंज क्रूज मिसाइलों तक था। लेकिन रैपिड ड्रैगन कार्ड द्वारा तैनात एकमात्र मिसाइल नहीं है। दीर्घकालिक रूप में AFL CMC के अनुसार प्रोग्राम ऑफिस का उद्देश्य एक एकल सामान्य एयर टू सरफेस गोला बारूद विकसित करके युद्ध क्षेत्र को सरल बनाना है, जो किफायती, अनुकूलनीय हो और उसमें महत्वपूर्ण स्टैंड ऑफ रेंज हो। अब मिसाइल का डिजाइन ऐसा हो कि वह पैलेटाइज्ड और लुक्ड लॉन्च दोनों कॉन्फ़िगरेशन से तैनात हो सके। जब तक डिजाइन पूरी तरह तैयार नहीं होता, रैपिड ड्रैगन कार्ड सिस्टम मौजूदा क्रूज मिसाइलों और कई नई मिसाइलों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। पैलेटाइज्ड लॉन्च सिस्टम को लॉकहीड मार्टिन ने जसम रेंज के विभिन्न वेरिएंट्स को ले जाने और तैनात करने के लिए बनाया था। इसमें पहले बताई गई AGM 158B जासाम ER शामिल है, जो एक स्टेल्थ लेड अटैक क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 575 मील है, और इसका BB-2 वेरिएंट जिसमें बेहतर स्टेल्थ और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रेजिलियंस है। इसमें AGM 158, CLR, ALR, ASM यानी लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल भी शामिल है, जिसकी रेंज भी लगभग इतनी ही है, जिसमें समुद्री युद्ध के लिए विशेष रूप से बनाई गई एक और भी उन्नत गाइडेंस प्रणाली है, और आने वाली जसम XR जिसकी रेंज 1000 मील है। फिर भी जितनी सक्षम ये हथियार है, ये बेहद महंगे भी हैं और इन्हें बनाने में काफ़ी समय लगता है। कुल मिलाकर जासम ER के B वेरिएंट की लगभग 3232 यूनिट्स बनाई जानी हैं, जिनके ऑर्डर अमेरिका के साथ साथ जापान, नीदरलैंड्स, पोलैंड, फिनलैंड और ऑस्ट्रेलिया से भी हैं। हर यूनिट की कीमत उत्पादन बैच पर निर्भर करती है, जो 1 से 1.6 मिलियन डॉलर प्रति यूनिट हो सकती है। यह ऊपरी सीमा आमतौर पर अपग्रेडेड B2 वेरिएंट की लागत भी होती है, जिसकी कुल उत्पादन संख्या 4656 है। C वेरिएंट या LRASM एंटी शिप मिसाइल काफ़ी ज़्यादा महंगी है, क्योंकि इसमें अतिरिक्त ऑटोनोमस टारगेट रिकॉग्निशन, IRRF सीकर्स और डेटा लिंक शामिल है। प्रति यूनिट लागत 3.5 मिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। चूंकि ये अभी विकास में है, XR का कुल उत्पादन और प्रति यूनिट लागत अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन लागत से भी बड़ा मुद्दा है उत्पादन दर। सभी वेरिएंट्स की मौजूदा उत्पादन दर सालाना 400 से 500 के बीच है। 2022 में एक नया 2,25,000 वर्ग फुट का उत्पादन केंद्र शुरू किया गया था, ताकि उत्पादन को बढ़ाकर सालाना लगभग 1000 यूनिट किया जा सके, जिसका श्रेय रोबोटिक पेंट लाइनों और उन्नत परीक्षण जैसी स्वचालित प्रक्रियाओं को जाता है। समस्या यह है कि अमेरिका इन्हें बहुत तेजी से खपा सकता है। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की 4 हफ्तों की बमबारी में अमेरिका द्वारा इनका बड़ा हिस्सा खपा देने का अनुमान है। इसने अपनी 45% प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल स्टॉकपाइल, आधे थार्ड इंटरसेप्टर्स, लगभग आधी पैट्रियट पैक एयर डिफेंस मिसाइल इन्वेंट्री, करीब 30% टॉमहॉक और 20% से ज़्यादा लॉन्ग रेंज जैसम्स का इस्तेमाल कर लिया। इन स्टॉक पाइल्स को भरने में सालों लगेंगे, वो भी तेज उत्पादन दर पर। पेंटागन की आंतरिक रिपोर्ट्स चेतावनी दे रही है कि जल्द ही गोला बारूद खत्म हो सकता है। अगर पर्शियन गल्फ में युद्ध फिर से लंबे समय के लिए भड़क उठता है या अमेरिका किसी और संघर्ष में उलझ जाता है, जैसे ताइवान में, तो ये समस्या बहुत जल्दी और भी गंभीर हो सकती है। अब अगर आप सबसे महत्वपूर्ण सैन्य और भू राजनीतिक घटनाक्रमों पर रोजाना समाचार अपडेट और गहराई से विश्लेषण चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। द मिलिट्री शो पर आपको YouTube पर सबसे विस्तृत, सटीक और सूचनाप्रद सैन्य सामग्री मिलेगी। रैपिड ड्रैगन निश्चित रूप से उन मिसाइलों की संख्या बढ़ा देगा जिन्हें अमेरिका
तेजी से तैनात कर सकता है। F-22 रैप्टर एयर टू एयर मिशनों में 8 मिसाइलें ले जा सकता है, जिनमें 6 AIM-120 AMRAAMS और 2 AIM-9 साइड वाइंडर शामिल है। F-35 लाइटनिंग 2 अधिकतम स्टेल्थ मोड में ऑपरेट करते समय 4 AIM-120 AMRAAM एयर टू एयर मिसाइलें अंदरूनी रूप से ले जाता है। नया साइडकिक रैक अंदरूनी कुल संख्या 6 एमराम तक बढ़ाएगा, लेकिन शॉर्ट रेंज हथियार जैसे साइड वाइंडर बाहरी विंग पाइलोन पर लगाने से जेट की रडार से बचने की क्षमता घटती है। B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस अधिकतम 20 जासाम क्रूज मिसाइलें ले जा सकता है, जिनमें से 8 अंदरूनी और 12 बाहरी रूप से होती है, या 24 जासाम ERs या LRASMs अंदरूनी रूप से ले जा सकता है। इसकी बाहरी पेलोड क्षमता को ज्यादा भार उठाने लायक अपग्रेड किया जा रहा है। B-1B लांसर अंदरूनी रूप से 24 जासम ER या LRASM क्रूज मिसाइलें ले जा सकता है, लेकिन नए बाहरी पाइलोन के साथ इसकी कुल क्षमता बढ़कर 36 मिसाइलें हो सकती है। ये एक जबरदस्त फायर पावर है, लेकिन इसमें एक पेच है। जसम ले जाने वाले बॉम्बर्स में अमेरिका के पास केवल 75 B-52 और 45 या 46 B-1B लांसर ही सक्रिय सेवा में हैं। अब वास्तव में रैपिड ड्रैगन कार्ड प्रोजेक्ट सैकड़ों कार्गो ट्रांसपोर्ट विमानों को सहायक बॉम्बर में बदलकर उस कुल संख्या को नाटकीय रूप से बढ़ा देगा। अमेरिका के पास सेवा में कार्गो विमानों का एक विशाल बेड़ा है, जिसमें 222 C-17A, ग्लोबमास्टर 3S, 151C, 130J, सुपर हेरक्युलिस, 126C, 130H, हेरक्युलिस 57, MC, 130J और 39HC, 130JS शामिल हैं। इन विमानों में सामान्य कार्गो की जगह ड्रैगन कार्ड पैलेट्स लोडकर इन्हें सैद्धांतिक रूप से बॉम्बर में बदला जा सकता है। अमेरिका के पास सेवा में 52 C-5M सुपर गैलेक्सी भी हैं। हालांकि इनकी बची हुई सेवा अवधि कम होती जा रही है, इसलिए इन्हें बॉम्बर के रूप में इस्तेमाल करने की बजाय रणनीतिक परिवहन मिशनों के लिए बचाकर रखा जाएगा। ये मालवाहक विमान एक ही बहुविमान मिशन में तैनात किए जा सकने वाले मिसाइलों की संख्या को नाटकीय रूप से बढ़ा सकते हैं। एक C-130 2 रैपिड ड्रैगन पैलेट्स के इस्तेमाल से लक्ष्य से 620 से लेकर 1180 मील की सुरक्षित दूरी से 12 जासम क्रूज मिसाइलें दाग सकता है। C-17-4 रैपिड ड्रैगन पैलेट्स ले जा सकता है। हर पैलेट में 9 मिसाइलें होती है, यानी कुल 36 मिसाइलें, जिनमें 1100 पाउंड के वारहेड लगे होते हैं। अगर मिसाइलें पर्याप्त नहीं हैं और फिर से बनाने में सालों और अरबों डॉलर लगते हैं, तो इतनी अधिक मिसाइल दागने की क्षमता बनाना व्यर्थ है। इसी कारण जैसा पहले बताया गया, अमेरिका लंबी अवधि में ड्रैगन कार्ड सिस्टम के लिए एक ही किफ़ायती और अत्यधिक स्केलेबल मिसाइल विकसित करना चाहता है। इस दौरान वो पैलेट्स में इस्तेमाल के लिए सस्ते और स्केलेबल मिसाइल विकल्पों का विकास तेज कर रहा है। इन मिसाइलों की खरीद में अमेरिका अपने वादे पर कायम रहते हुए बड़ा निवेश कर रहा है। पेंटागन अगले 5 साल में लगभग 28,000 सस्ती क्रूज मिसाइलें खरीदने के लिए 12 अरब डॉलर खर्च करेगा, ताकि अपनी जासम खरीद में इजाफा कर सके, जिसमें लुग्ड और पैलेटाइज्ड दोनों विकल्प हैं। अमेरिका ऐसी कम लागत वाली मिसाइलों के कई विकास कार्यक्रम चला रहा है। ड्रैगन कार्ड परियोजना में AFLCMC ने फैमिली ऑफ अफोर्डेबल मास म्यूनिशंस FAM, जिसे एक्सटेंडेड रेंज अटैक म्यूनिशन ERAM इनिशिएटिव के तहत विकसित किया गया है, को ड्रैगन कार्ड की भविष्य की तैनातियों के लिए पसंदीदा मिसाइल परिवार चुना है। विशेष रूप से मई 2026 में पेंटागन ने रक्षा निर्माताओं एंडारिल, एंड्यूरिल, कोएस्पायर, लाइडोर और जोन 5 के साथ मिलकर लो कोस्ट कंटेनराइज्ड मिसाइल्स या LCCM कार्यक्रम शुरू किया। इसी समय यह कास्टिलियन के साथ मिलकर कम लागत वाले हाइपरसोनिक समाधानों को बड़े पैमाने पर लागू करने के लिए काम कर रहा होगा। पेंटागन का लक्ष्य 3 साल में इस कार्यक्रम से 10,000 मिसाइलें हासिल करना है, जो बहुत बड़ा काम है। LCCM में हमें कौन सी मिसाइलें देखने को मिल सकती है? एंड्यूरिल ने बताया कि वह इस कार्यक्रम में अपनी बैराकुडा 500M मिसाइल का
सतह से लॉन्च संस्करण देगा, जिसे हवा से भी लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल की घोषित पेलोड क्षमता 100 पाउंड तक है और हवा से लॉन्च करने पर इसकी अधिकतम रेंज 500 मील तक होने की उम्मीद है। कंपनी अगले 3 सालों में हर साल अमेरिकी सेना को कम से कम 1000 ऐसे हथियार देने की योजना बना रही है। लाइडोर ने कहा कि वह एक LCCM डिजाइन देगा जो ब्लैक एरो नामक उसकी एयर लॉन्च AGM-190A स्मॉल क्रूज मिसाइल पर हुए मौजूदा काम पर आधारित होगा। अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड के लिए बनी इस मिसाइल में 200 पाउंड गोला बारूद है और परीक्षण में 400 समुद्री मील से अधिक चली है। कंपनी की योजना है कि वह इस नए फ्रेमवर्क समझौते के तहत इनमें से 3000 इकाइयां सौंपेगी। अभी तक नहीं पता कि कोएस्पायर और जोन 5 कौन सा डिजाइन देंगे, लेकिन संभवतः ये कंपनी द्वारा ERAM प्रोग्राम के लिए बनाए गए मिसाइलों के संशोधित संस्करण होंगे। यह एक रोमांचक संभावना है। कोएस्पायर का ERAM डिजाइन रैपिडली एडेप्टेबल अफोर्डेबल क्रूज मिसाइल या RACAM कहलाता है। ये एक मॉड्यूलर कम लागत वाली क्रूज मिसाइल है जो लागत कम करने और तेजी से उत्पादन बढ़ाने के लिए 3D प्रिंटिंग का उपयोग करती है। ER या एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट की रेंज कथित तौर पर 1000 मील से अधिक है। रस्टी डेगर पहले यूक्रेन को सप्लाई के लिए बना था, बाद में ERAM कार्यक्रम में घरेलू उपयोग में ले लिया गया। यह समझा जाता है कि इसकी रेंज 150 से 280 मील के बीच है। पेलोड 500 पाउंड श्रेणी का है और इसमें ब्लास्ट फ्रैगमेंटेशन वारहेड है, जिसमें कम से कम कुछ हद तक बैठने की क्षमता है। बजट प्रस्ताव में हाइपरसोनिक विकल्पों को कम लागत पर बड़े पैमाने पर लाने की बात है। कास्टिलियन कम लागत वाली हाइपरसोनिक ब्लैकबर्ड मिसाइल बनाता है। बहुत ज्यादा सटीक विशिष्टताएं उजागर नहीं की गई है, लेकिन हम कुछ को आधिकारिक रिकॉर्ड से निकाल सकते हैं। सेना के 2026 वित्तीय वर्ष के प्रस्तावित बजट के अनुसार ब्लैकबर्ड GL या ग्राउंड लॉन्च्ड का लक्ष्य है कि वह प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल इंक्रीमेंट 4 की लगभग 80% क्षमता को काफी कम लागत पर उपलब्ध कराए। इंक्रीमेंट 4 का उद्देश्य PRSM की रेंज को 310 मील से बढ़ाकर 620 मील करना है, तो उस क्षमता का 80% ब्लैकबर्ड को लगभग 500 मील की रेंज देगा। यह स्पष्ट नहीं है कि इसमें किस प्रकार का पेलोड होगा। बोइंग की नई JJDAM LR क्रूज मिसाइल और इसकी समुद्री स्ट्राइक वेरिएंट रैपिड ड्रैगन सिस्टम के साथ इस्तेमाल के लिए उपयुक्त विकल्प है। दोनों 500 पाउंड के वॉरहेड्स को 375 मील दूर स्थित लक्ष्यों तक पहुंचा सकती है। अब ड्रैगन कार्ड सिस्टम स्पष्ट रूप से अमेरिका के लिए क्रूज मिसाइलों की तैनाती की संख्या को काफी बढ़ाने का एक नया तरीका खुलता है, क्योंकि इससे उन विमानों की संख्या भी काफी बढ़ जाती है जिनसे इन्हें तैनात किया जा सकता है। लेकिन इसका रणनीतिक महत्व भी है, खासकर चीन जैसे लगभग बराबरी के प्रतिद्वंदी के संदर्भ में। यह कुछ हद तक विडंबनापूर्ण है, क्योंकि रैपिड ड्रैगन नाम की उत्पत्ति भी चीन से हुई है। यह 10वीं सदी के एक साथ कई प्रक्षेपास्त्र दागने वाला चीनी घेराबंदी हथियार से लिया गया है, जिसे जी लॉन्गचे या रैपिड ड्रैगन कार्ट कहा जाता था। यह एक क्रॉसबो थी जो सुरक्षित दूरी से कई लंबी दूरी की मिसाइलें एक साथ दाग सकती थी। आज का रैपिड ड्रैगन लॉन्च सिस्टम स्टैंड ऑफ दूरी से दुश्मन की रक्षा को संतृप्त करने के लिए बना है, जिससे विमान सुरक्षित रहता है। यह तेजी से तैनात होकर मौजूदा एयरलिफ्ट बेड़ों का इस्तेमाल करके बहुत कम लागत और प्रशिक्षण में बड़े पैमाने के हमलों की अतिरिक्त क्षमता दे सकता है। अधिक बम वर्षक उपलब्ध कराने के साथ ड्रैगन कार्ट अमेरिका को बहुआयामी हमलों में अधिक विविधता देता है। अब अमेरिका कम लागत वाले क्रूज मिसाइलों के पैलेट्स को उच्च श्रेणी के जैस्म, ER और LRASM के साथ जोड़ सकता है। सस्ते हथियार दुश्मन के हवाई क्षेत्र को संतृप्त करेंगे, जबकि स्टिल्थ जैस्म, ER और LRASM अहम लक्ष्यों को निशाना बनाएंगे। कार्गो विमान विरोधियों की टारगेटिंग में पहले ही अस्पष्टता ला देते हैं। क्या वे अपेक्षाकृत हानिरहित सी सैटर्न विमान क्षेत्र में तैनात अमेरिकी सैनिकों के लिए आपूर्ति ले जा रहे हैं, या वे हैच खोलने और दर्जनों सटीक क्रूज मिसाइलें छोड़ने के लिए तैयार हैं? चीनी योजनाकार निश्चित नहीं हो सकते कि ये विमान क्या कर रहे हैं और कौन सी मिसाइलें दाग सकते हैं। सुरक्षित डेटा लिंक
और नेटवर्क टारगेटिंग आर्किटेक्चर के साथ ड्रैगन कार्ड भी वितरित युद्ध अवधारणाओं का समर्थन करता है, जो अमेरिकी ऑपरेशनल योजना में अहम भूमिका निभा रहे हैं। लंबी दूरी की मारक क्षमता को सीमित बम वर्षकों या टैक्टिकल फाइटर्स पर केंद्रित करने के बजाय मोबिलिटी एयरक्राफ्ट फ्लीट्स में फैलाने से अमेरिका की आक्रामक क्षमता बढ़ती है और रक्षा कठिन हो जाती है। ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिकी वायु अभियानों को जटिल बनाने के लिए बड़ी मेहनत से और महंगे तरीके से बनाए गए चीनी एंटी एक्सेस और एरियल डिनायल नेटवर्क्स की योजना में एक गंभीर बाधा है। कार्गो एयरक्राफ्ट फ्लीट्स की स्ट्राइक क्षमता फैलाकर वॉशिंगटन चीनी योजना को जटिल बनाता है और लंबे अभियानों में संचालन क्षमता बनाए रखता है। सबसे अहम बात यह है कि ड्रैगन कार्ड पैलेट्स के लिए एयरक्राफ्ट में कोई बदलाव जरूरी नहीं, जिससे अमेरिका के कार्गो फ्लीट्स को मॉडिफिकेशन लागत नहीं लगेगी। इसका मतलब है कि ड्रैगन कार्ड्स को 63 अन्य देशों में C-130 चलाने वाले किसी भी सहयोगी या साझेदार को दिया जा सकता है, जिससे यह सिस्टम साझेदार सेनाओं को सस्ती स्टैंड ऑफ स्ट्राइक क्षमता देता है। कुल मिलाकर यह नवोन्मेषी और व्यवहारिक सिस्टम अमेरिका को उसके प्रतिद्वंदियों या सहयोगियों से आगे रखता है। हम इस विकास पर नजर रखेंगे और आपको अपडेट देते रहेंगे। ये अमेरिका की एकमात्र सैन्य प्रगति नहीं है जो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को रातों को जगाए रखती है। वीडियो देखें कि चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर 1970 के दशक के अमेरिकी युद्धपोत से क्यों हार सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।